we are going to discuss determine percentage copper saving in auto transformers. So let's begin with our second learning outcome. तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं कॉपर सेविंग की। देखो, जब हम अगर अपने ऑटो ट्रांसफार्मर को कंपेयर करें सिंगल फेज ट्रांसफार्मर से, तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हम क्या कर रहे थे, एक हाई वोल्टेज वाइंडिंग होता था, एक आपका लो वोल्टेज वाइंडिंग होता है, यानी कि दो अलग अलग वाइंडिंग आप यूज करते थे, जिसमें एक पे आप सोर्स अप्लाई करके प्राइमरी वाइंडिंग बनाते थे, दूसरे पे आप लोड अप्लाई करके सेकेंडरी वाइंडिंग बनाते थे। बट इन केस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर हमने क्या किया कि एक सिंगल वाइंडिंग लिया, उसके टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को हमने यूज किया एज ए हाई वोल्टेज वाइंडिंग, और उसके पार्ट ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स को आपने यूज कर लिया फॉर लो वोल्टेज वाइंडिंग। तो यहां पे क्या है कि आप चूंकि एक ही वाइंडिंग यूज कर रहे हो और एक ही वाइंडिंग में हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग बना रहे हैं। आपका सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में क्या हो रहा था, आप दो वाइंडिंग यूज कर रहे थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि दो वाइंडिंग की जगह पे अगर आपने एक वाइंडिंग यूज किया है, दैट मीन्स कि आपका जो वाइंडिंग, जनरली जो हम वाइंडिंग यूज करते हैं वो उसमें मटेरियल जो यूज करते हैं वो कॉपर यूज करते हैं। तो अब अगर आप दो वाइंडिंग की जगह पे अगर सिंगल वाइंडिंग यूज कर रहे हो, यानी कि आपकी कॉपर सेविंग हो रही है, ठीक है। तो अब आप ऑटो ट्रांसफार्मर, यानी कि अगर हम बात करें कि सेम रेटिंग की आपकी टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, सिंगल फेज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, और उसी रेटिंग के आपका एक ऑटो ट्रांसफार्मर है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में आपका कितना परसेंटेज कॉपर सेविंग होता है, इस पार्ट में हम वो डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये डिस्कस करने के लिए हम ये बात करते हैं कि जो आपका कॉपर वेट होता है, ठीक है। तो आपका जो कॉपर वेट होता है दैट इज इक्वल टू कॉपर वॉल्यूम इनटू कॉपर डेंसिटी, ठीक है। यानी कि हम यहां पे कह सकते हैं कि जो आपका कॉपर वेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, ठीक है। और जो आपका वॉल्यूम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अब है किसी भी कंडक्टर का जो लेंथ होगा, जितना ज्यादा होगा उस कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स उतना ज्यादा होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपका नंबर ऑफ टर्न्स, और जो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, आप एक्चुअली वो डिसाइड करते हो कि आप उस कंडक्टर से कितना करंट पास करवाने वाले हो। अगर आपको हाई करंट पास करवाना है तो ऑब्वियस सी बात है उस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, और जिस वाइंडिंग से आपको करंट, लो मैग्नीट्यूड करंट आपको पास करवाना है, उसका क्रॉस सेक्शन आप कम से कम रखोगे। क्योंकि सिंपल ये, अगर इस चीज को समझना है तो आप एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हो कि जो आपके घर में जो आप नल यूज करते हो, जो टोटी आप यूज करते हैं, उस टोटी में अगर आपको ज्यादा, अगर आपका पानी का फ्लो बहुत ज्यादा है तो आप क्या करते हो, टोटी का जो क्रॉस सेक्शन है वो बढ़ा लेते हैं। लेकिन अगर वही पानी का फ्लो आपका कम होता है तो आप क्या करते हो, टोटी का जो क्रॉस सेक्शन है वो आप कम लेते हो। तो सेम उसी प्रिंसिपल पे आप इसको समझ सकते हो कि जिस भी कंडक्टर में करंट का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो आप उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा लोगे, जिस भी कंडक्टर में करंट का मैग्नीट्यूड कम होगा उसका क्रॉस सेक्शन आप कम लेंगे। यानी कि यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर हम बोल सकते हैं कि जो आपका करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर, और यहाँ पे लेंथ पे डिपेंड कर रहा है आपका नंबर ऑफ टर्न्स, और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर पर डिपेंड कर रहा है आपका करंट। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या कहलाता है, एमएमएफ, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे जो एमएमएफ है वो आपका एन इंटू आई होता है, यानी कि आपका जो कॉपर वेट है वो टोटली डिपेंड करता है कि आपके जो वाइंडिंग है उसमें एमएमएफ कितना है। तो अब अगर हम मुझे देखना है कि आपके सेम रेटिंग के टू सिंगल फेज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है और सेम रेटिंग का आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है, तो दोनों में के कॉपर जो आप यूज कर रहे हो वाइंडिंग के लिए वो कितना, उनके बीच में क्या कंपैरिजन आप करेंगे, तो उसके लिए वो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपका एमएमएफ है वो कितना है आपके टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम अब उस कंपैरिजन को निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं सीयू ऑटो। सीयू ऑटो यानी कि कॉपर यूज्ड इन ऑटो ट्रांसफार्मर फॉर आपका जो वाइंडिंग, टोटल वाइंडिंग एसी है उसके लिए, और सीयू टू वाइंडिंग। सीयू टू वाइंडिंग कहने का मतलब टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जो आप दो
वाइंडिंग यूज करते हैं, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग, उसमें कॉपर कितना यूज हो रहा है उसको रिप्रेजेंट के लिए जो हम टर्म यूज करें वो लिख रहे हैं Cu2 वाइंडिंग, दैट इज इक्वल टू एमएमएफ इन ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है, क्योंकि आपका जो कॉपर वेट है वो 90% टू एमएमएफ है, तो जितना कॉपर आपने ऑटो ट्रांसफार्मर में यूज किया है वो 90% होगा कि आपके ऑटो ट्रांसफार्मर का टोटल एमएमएफ कितना होगा, और कितना आपने कॉपर यूज किया है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में वो डिपेंड करेगा कि कितना आप आपका जो एमएफ है वो आपके टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में होगा। यहाँ पे अब हम बात करें तो आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर है, ऑटो ट्रांसफार्मर में आपका एक टोटल वाइंडिंग था एसी, जिसको आपने डिवाइड किया था एबी और बीसी में, एबी सीरीज वाइंडिंग, बीसी कॉमन वाइंडिंग। तो एबी का जो नंबर ऑफ टर्न्स था वो कितना था, NH माइनस NL, और उससे करंट कितना पास हो रहा था, IH। तो ये आपके एबी वाइंडिंग का एमएफ हो गया। बीसी वाइंडिंग का एमएफ लिखने के लिए क्या करेंगे, उसका नंबर ऑफ टर्न्स, बीसी वाइंडिंग यानी कॉमन वाइंडिंग जिसको आप लो वोल्टेज वाइंडिंग की तरह रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उसका जो नंबर ऑफ टर्न्स होगा वो होगा NL, और उससे जो करंट पास हो रहा है वो होगा IL माइनस IH। ठीक है, तो ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर का टोटल एमएफ है वाइंडिंग का, डिवाइडेड बाई, अब अगर हम इसको देखें कि आपके टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में कितना कॉपर यूज हुआ है, तो आपके हाई वोल्टेज वाइंडिंग में जो कॉपर यूज हुआ है दैट इज इक्वल टू एमएफ इन हाई वोल्टेज वाइंडिंग, दैट इज इक्वल टू NH इंटू IH। ठीक है, प्लस लो वोल्टेज वाइंडिंग के लिए एमएफ क्या होगा, NL इंटू IL। तो ये आपका टोटल आपको बता रहा है कि टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का आपका जो टोटल एमएफ है वो होगा NHIH प्लस NLIL। ठीक है, तो अब ये दोनों हो गए। अब हम इसमें देखते हैं, तो आप जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, NHIH माइनस NLIH प्लस NLIL माइनस NLIH अपॉन NHIH प्लस NLIL। ठीक है, अब क्या है कि आपका टू वाइंडिंग सिंगल फेज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर हो या ऑटो ट्रांसफार्मर हो, उसमें हमने देखा कि जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का जो फॉर्मूला है वो सेम है, और अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का फॉर्मूला सेम है तो दोनों में अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि जो आपका NHIH होगा वो NLIL के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो क्या आप लिखते हैं, NH अपॉन NL इज इक्वल टू IL अपॉन IH। इसको अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिख सकते हैं NHIH इज इक्वल टू NLIL। तो यहाँ पे आपका जो NHIH है वो NLIL के बराबर होगा। तो अगर इस रिलेशन को अगर हम यूज करें तो देखो आपके न्यूमरेटर में भी NHIH है और NLIL है, या तो NHIH को इक्वेट कर दो NLIL से, या फिर NLIL को इक्वेट कर दो NHIH से, और सिमिलरली आप नीचे भी कर सकते हैं। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं 2NHIH। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे दूसरा टर्म जो न्यूमरेटर में माइनस NLIH और माइनस NLIH, इन दोनों का समेशन जब होगा तो वो क्या होगा, माइनस 2NLIH। ठीक है, डिवाइडेड बाय, नीचे फिर से NHIH आपके NLIL के बराबर होता है, तो हम लिख सकते हैं 2NHIH। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर में देखो तो 2 कॉमन है और IH कॉमन है, अगर हम उसको कॉमन ले लें तो होता है 2IH इंटू NH माइनस NL डिवाइडेड बाई 2NHIH। 2NHIH ऊपर नीचे कैंसल आउट होगा तो आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा NH माइनस NL अपॉन NH। देन ये इक्वल किसके होगा, Cu ऑटो यानी कॉपर यूज्ड इन ऑटो ट्रांसफार्मर अपॉन कॉपर यूज इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू
NH माइनस NL अपॉन NH को हम लिख सकते हैं NH अपॉन NH 1 माइनस NL अपॉन NH, ठीक है। और अभी इस रिलेशन से हमें पता है NH अपॉन NL इज इक्वल टू IL अपॉन IH इज इक्वल टू A ऑटो। आप ऑटो ट्रांसफार्मर के इक्वल कर रहे थे, तो यहाँ पे अगर NH अपॉन NL इज इक्वल टू A ऑटो, तो NL अपॉन AH कितना होगा 1 अपॉन A ऑटो। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन A ऑटो, ठीक है। यानी कि जो आपका कॉपर यूज इन ऑटो ट्रांसफार्मर अपॉन कॉपर यूज इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर के इक्वल हो जाता है। तो यहां से हम एक रिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां से हमारे पास एक रिलेशन ड्रॉ होता है जो होता है सी ऑटो इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन ए ऑटो इंटू CO2 वाइंडिंग। यानी कि जो कॉपर यूज इन ऑटो ट्रांसफार्मर है वो कॉपर इन टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के 1 माइनस 1 अपॉन ए ऑटो टाइम्स होता है। तो अब हम यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करें वो क्या करते हैं, परसेंटेज कॉपर सेविंग। तो परसेंटेज कॉपर सेविंग डिस्कस कर रहे थे। तो अब हम बात करें अगर हमारा परसेंटेज कॉपर सेविंग इन ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, परसेंटेज कॉपर सेविंग इन ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होगा, आपने कितना कॉपर यूज किया ऑटो ट्रांसफार्मर में माइनस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, और हमको किसके रेस्पेक्ट में देखना है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के रेस्पेक्ट में। तो ये हो जाएगा CU टू वाइंडिंग माइनस CU ऑटो अपॉन CU टू वाइंडिंग इनटू, ठीक है। तो अब यहां पे हम बात करें कि कॉपर सेविंग निकालना है, ठीक है। तो कॉपर सेविंग कहने का मतलब है कि आपके जो कॉपर यूज हुआ है टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर में, उन दोनों में कितना का डिफरेंस आ रहा है, और उसको टू वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में आप अगर उसका परसेंटेज निकाल लो तो वो आपका परसेंटेज कॉपर सेविंग इन ऑटो ट्रांसफार्मर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इस रिलेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, इस रिलेशन को लिख सकते हैं CU टू वाइंडिंग माइनस CU ऑटो अपॉन CU टू वाइंडिंग को हम लिख सकते हैं CU टू वाइंडिंग अपॉन CU टू वाइंडिंग 1 माइनस CU ऑटो अपॉन CU टू वाइंडिंग इंटू 100, ठीक है। ये हम लिख सकते हैं। और अभी जस्ट हमने एक रिलेशन देखा, अभी हमने डिटरमाइन किया था कि CU ऑटो अपॉन CU टू वाइंडिंग इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन A ऑटो। इस वैल्यू को अगर हम इस वाले वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करें तो हमें हमारा रिलेशन क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 माइनस CU ऑटो अपॉन CU टू वाइंडिंग इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन A ऑटो इंटू 100। तो ये जो अगर माइनस हटता है तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन A ऑटो इंटू 100, 1 कैंसिल होगा। तो अब जो आपका परसेंटेज कॉपर सेविंग है दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन A ऑटो इंटू 100। यानी कि जो आप यहां पे आपके टू वाइंडिंग के रिस्पेक्ट में सेम रेटिंग के टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर के बीच में जो कॉपर सेव हो रहा है आपके टू वाइंडिंग के केस में, दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन A ऑटो इंटू 100 आपके बराबर होगा। यानी कि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा सकता है कि आपको एक ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर का रेटिंग बता देगा, जैसे सपोज कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर है 100 kVA का, और उसका जो जो वोल्टेज रेशियो है वो आपका है 2750 वोल्ट अप इज टू, जैसे सपोज आपको एक क्वेश्चन दे देगा कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर है, उसकी जो रेटिंग है वो 100 kVA की रेटिंग है,
ठीक है, और इसका जो वोल्टेज जो रेशियो है वो है 2750 अपॉन 250 वोल्ट। ठीक है, और बोलेगा कि ये जो जिस टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर से बनाया गया है उससे ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में कितना परसेंट कॉपर सेव होगा। तो उस केस में क्या करना है, सिंपल हमें ऑटो ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज रेशियो वो दिया हुआ है, उस वोल्टेज रेशियो से आप यहाँ पे ए ऑटो का वैल्यू निकाल सकते हैं और 1/A ऑटो इंटू 100 कर देंगे तो आपका पर्टिकुलर कॉपर सेविंग हो जाएगा आपके ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में विथ रिस्पेक्ट टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। ओके, सो ये इस टाइप से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, एक ये हो गया। सेकंड, अभी जस्ट जो पिछले पार्ट में जो हमने फर्स्ट लर्निंग आउटकम पढ़ा था रिकॉल ऑटो ट्रांसफार्मर, उसमें हमने पढ़ा था कि आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो जो पावर ट्रांसफर करता है वो दो मोड से करता है, एक आपका इंडक्टिवली, दूसरा कंडक्टिवली। तो इंडक्टिवली तो ट्रांसफार्मर है जिसमें हाई वोल्टेज वाइंडिंग और लो वोल्टेज वाइंडिंग यानी प्राइमरी वाइंडिंग और जो आपका जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये आपके मैग्नेटिक सर्किट से कनेक्टेड होता है। तो पावर ट्रांसफर जो मैग्नेटिकली पावर जो ट्रांसफर होता है यानी इंडक्टिव पावर ट्रांसफर हम एक्सपेक्ट करते हैं। बट आपका ऑटो ट्रांसफार्मर केस में एडवांटेज क्या बन रहा था कि जो आपका पावर ट्रांसफर हो रहा था वो इंडक्टिव ट्रांसफर तो हो रहा था बट कंडक्टिव ट्रांसफर भी हो रहा था। ठीक है, तो अब उस रिलेशन में अगर हम बात करें कि आपका जो जितना टोटल पावर आपका ऑटो ट्रांसफार्मर प्राइमरी वाइंडिंग से सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर कर रहा है वो कितना परसेंट पावर कंडक्टिवली ट्रांसफर कर रहे हैं आपके ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में। अगर हम ये निकालना चाहें तो ये भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखते कैसे, तो ये हमने देखा कि जब हम वो जो पावर कंपोनेंट ट्रांसफर इन ऑटो ट्रांसफार्मर जब हम डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हमने निकाला था कि जो पावर हम ट्रांसफर कर रहे थे लोड को दैट इज इक्वल टू था VL इंटू IL माइनस IH प्लस VL IH। ठीक है, तो यहां पे जो VL IH था यही आपका कंडक्टिव ट्रांसफर था, यानी इतना ही पावर कंडक्टिवली आपके प्राइमरी से सेकेंडरी वाइंडिंग में ट्रांसफर हो रहा था आपके ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में। तो अगर हम निकालना चाहें कि ये जो कंडक्टिव पावर ट्रांसफर हुआ आपके टोटल पावर ट्रांसफर के कितने परसेंट है, तो उसके लिए हम कर सकते हैं कंडक्टिव ट्रांसफर अपॉन टोटल पावर ट्रांसफर दैट इज इक्वल टू कंडक्टिवली हम पावर जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो कर रहे हैं VL IH और जो टोटल आपका पावर ट्रांसफर होगा वो हो रहा है VL IL। ठीक है, यहां पे जो टोटल पावर आपने ट्रांसफर किया था वो VL IL था, जिसका एक पार्ट ये जो टोटल जो पावर VL IL है इसका एक पार्ट VL IH आपका कंडक्टिवली ट्रांसफर हो रहा था। तो इस केस में आपका VL कैंसल आउट होगा तो ये होगा IH अपॉन IL। ठीक है, और हमें अभी जस्ट हमने ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो पढ़ा था ऑटो ट्रांसफार्मर केस में, तो IL अपॉन IH इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर ए ऑटो आपने अभी पढ़ा था। तो यहाँ IH अपॉन IL है, यानी हम कह सकते हैं ना 1/A ऑटो इसे। ठीक है, और अभी जस्ट इस रिलेशन में हमने देखा कि जो परसेंटेज कॉपर सेविंग है दैट इज इक्वल टू 1/A ऑटो इंटू 100 है। तो यहां पे जो 1/A ऑटो आ रहा है दैट इज इक्वल टू कॉपर सेविंग, जितना आपके जो आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर है इसमें जो आप पावर ट्रांसफर कर रहे हो अपने प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ, तो जितना पावर आपका कंडक्टिवली ट्रांसफर हो रहा है दैट इज इक्वल टू परसेंटेज कॉपर सेविंग ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर के बराबर होता है। तो यहां से ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ड्रॉ हो जाता है आपके ऑटो ट्रांसफार्मर इसमें। ओके, सो यहाँ पे हमने कंप्लीटली ये डिस्कस किया आपके ऑटो ट्रांसफार्मर के केस में कि जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है जिसमें आप सिंगल वाइंडिंग यूज करते हो वो आपका कितना कॉपर सेविंग करवाता है विथ रिस्पेक्ट टू आपके सेम रेटिंग के टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। एंड हर एक पॉइंट को हमने डिस्कस किया, हमने ड्रॉ किया कि वो कैसे आपका कॉपर सेव कर रहा है और कितना परसेंट आपका कॉपर सेव कर रहा है वो भी हमने यहाँ पे डिटरमाइन किया। एंड आई होप कि आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बावजूद कि अगर आपको कुछ
अगर इसमें कुछ डाउट रह गया है तो आप वो पूछ सकते हो। तो जी सर जैसे सिंगल फेज में हमने पढ़ा था, स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर में भी होता है? हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा कि जो आपका जो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है उसमें हमने पढ़ा था स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर आप कब बोलते थे? जब आपका सेकेंडरी जो वाइंडिंग का जो वोल्टेज था वो आपके प्राइमरी वाइंडिंग के वोल्टेज से ज़्यादा होता है, यानी कि जिस केस में हाई वोल्टेज वाइंडिंग को आप सेकेंडरी वाइंडिंग बनाते हो और लो वोल्टेज वाइंडिंग को जब आप प्राइमरी वाइंडिंग बनाते हैं तो वो आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। और जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर था उस केस में क्या था कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग वोल्टेज है वो आपके प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज से कम होता है, यानी कि जिस ट्रांसफार्मर में आपने हाई वोल्टेज वाइंडिंग को प्राइमरी वाइंडिंग बना दिया और लो वोल्टेज वाइंडिंग को आपने सेकेंडरी वाइंडिंग बना दिया तो वो आपका हो जाता था स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो सेम ऑटो ट्रांसफार्मर में भी ये सेम केस होगा कि अगर आपने हाई वोल्टेज वाइंडिंग को अगर आपने प्राइमरी बनाया और लो वोल्टेज वाइंडिंग को आपने सेकेंडरी वाइंडिंग बना दिया तो वो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर कहलाएगा। और जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर जिसमें आपने हाई वोल्टेज वाइंडिंग को सेकेंडरी बनाया और लो वोल्टेज वाइंडिंग को आपने प्राइमरी वाइंडिंग बना दिया, उस केस में वो आपका स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर होगा। जैसे अगर मैं इसको बाय कंस्ट्रक्शन आपको समझाना चाहूँ तो वो जैसे देखिए यहाँ पे हमने दो दो ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर के कॉन्फ़िगरेशन बनाए हैं। इसमें अब क्या है, इस ट्रांसफार्मर को आप ध्यान से अगर हम देखें कि अगर हमने लो वोल्टेज वाइंडिंग जो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, जो आपका जो फिगर ए है, सपोज ये फिगर ए है और ये फिगर बी है, तो फिगर ए में अगर हमने लो वोल्टेज वाइंडिंग में सोर्स को कनेक्ट कर दिया, लो वोल्टेज वाइंडिंग में अगर हमने सोर्स को कनेक्ट कर दिया और हाई वोल्टेज वाइंडिंग के अक्रॉस अगर हमने लोड कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो अब यहां पे क्या होगा, सोर्स आपने चूंकि लो वोल्टेज वाइंडिंग पे कनेक्ट किया है तो आपके जो जो लो वोल्टेज वाइंडिंग वो प्राइमरी की तरह काम करेगा और जो हाई वोल्टेज वाइंडिंग वो सेकेंडरी की तरह काम करेगा, क्योंकि उसमें आपने लोड कनेक्ट किया है। तो जो आपका प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज है, अगर सपोज ये जो आपका प्राइमरी जो वोल्टेज होगा, सपोज अगर हम ये वीपी अगर बोले, और जो आपका जो हाई वोल्टेज साइड का जो वोल्टेज है वीएस, क्योंकि वो सेकेंडरी वोल्टेज सेकेंडरी वाइंडिंग बन जा रहा है, तो इस केस में क्या हो रहा है, आपका जो प्राइमरी साइड का वोल्टेज है वो सेकेंडरी साइड के वोल्टेज से कम हो जा रहा है। तो इस केस में ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर बनेगा, आप इसको बोलेंगे स्टेप अप ऑटो ट्रांसफॉर्म, ठीक है। और अगर हम सेकेंड केस में जाते हैं और जहां पे अगर हमने हाई वोल्टेज वाइंडिंग में अगर सोर्स कनेक्ट कर दिया, हाई वोल्टेज वाइंडिंग में अगर हमने सोर्स कनेक्ट कर दिया और सपोज इस साइड का वोल्टेज आपका वीपी है, क्योंकि ये प्राइमरी वाइंडिंग बन जाएगा, और जो आपका लो वोल्टेज साइड है अगर हमने उस साइड में लोड कनेक्ट कर दिया, तो अब अगर यहाँ पे हमने अपने सेकेंडरी वाइंडिंग में चूंकि हमने लोड कनेक्ट करके रखा हुआ है, तो अब इस साइड का जो वोल्टेज अगर सपोज वो वी एस है, तो आपके फिगर बी में जो कंडीशन बन रहा है वहां पे क्या बन रहा है कि जो आपका प्राइमरी साइड का वोल्टेज है वो ग्रेटर देन आपके सेकेंडरी साइड का वोल्टेज होगा। तो इस अगर आपका प्राइमरी साइड का वोल्टेज सेकेंडरी साइड के वोल्टेज से ज्यादा है, तो ये जो आपका जो ट्रांसफार्मर बनेगा, ऑटो ट्रांसफार्मर बनेगा, इसको आप बोलेंगे स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो यानी कि कॉन्सेप्ट जो है, जो आपने सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में पढ़ा था, वो सेम आपके जितने भी ट्रांसफार्मर होंगे, चाहे वो कोई भी ट्रांसफार्मर हो, स्टेप अप और स्टेप डाउन का जो कॉन्सेप्ट होगा वो सेम होगा कि अगर आपका सेकेंडरी साइड का वोल्टेज प्राइमरी साइड के वोल्टेज से ज्यादा है तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाएगा, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज प्राइमरी साइड के वोल्टेज से अगर कम है तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अब अगर हम बात करें कि सर चलो ठीक है, ये तो समझ में आता है कि आप जो सिंगल फेज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर आप पढ़ा रहे थे, तो आप वो आपने बताया था कि भाई जो
आपका जो जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ पे जो हम पावर डेवलप करते हैं वो 11 केवी से 25 केवी के बीच में हम पावर डेवलप करते हैं, और उसको आप जब ट्रांसमिट करते हो अपने रिसीविंग यानी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर तक, तो वही अगर सपोज मान लेते हैं हम 11 केवी पर अगर अपना पावर जनरेट कर रहे हैं, तो आप उसको कन्वर्ट करते हो 132 केवी, फिर 220 केवी, फिर 440 केवी, जैसे जिस हिसाब से आपका जो डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो उस हिसाब से आप वोल्टेज को बहुत ज़्यादा ऊपर तक लेके जाते हो, फिर उसको स्केल डाउन करते हो, फिर आप अपने एक जो रिक्वायर्ड जो आपका वोल्टेज लेवल है उस पर अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को आप पावर सप्लाई करते हो। तो ये जो स्टेप अप और स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है, आप इससे कहाँ यूज कर सकते हैं, ये एक क्वेश्चन आपका अराइज हो सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप ये बोल सकते हैं कि जैसे जो आपने, मैंने क्या बोला, जो आपका जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो बेनिफिशियल आपका सबसे ज़्यादा कब होता है, जब आपके ऑटो ट्रांसफार्मर का जो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है वो अबाउट टू, मतलब वो 2 के अप्रॉक्सीमेट इक्वल हो। ठीक है, जैसे सपोज मान लेते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इस मॉड्यूल के स्टार्ट होने पे ही मैंने आपको बताया था कि जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर है 2 पावर सिस्टम है। ठीक है, एक पावर सिस्टम है जिसका जो वोल्टेज रेटिंग है वो 132 केवी है, और दूसरा जो है वो आपका अगर 220 केवी है, और इन दोनों पावर सिस्टम को आपको कनेक्ट करना है, तो वहां पे 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर यूज करने से ज्यादा इकोनॉमिकल होगा आप एक ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करो। अब अगर 132 केवी वाला जो आपका जो पावर सिस्टम, जो पावर नेटवर्क है, अगर वो आपका इनपुट नेटवर्क है, और 220 केवी वाला जो पावर नेटवर्क है अगर वो आपका आउटपुट नेटवर्क है, तो आप क्या करोगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करोगे, स्टेप अप ऑटो ट्रांसफार्मर आप यूज करोगे, जिसका इनपुट जो वोल्टेज होगा वो 132 केवी होगा, और आउटपुट जो वोल्टेज होगा वो 220 केवी होगा। और अगर आपका 220 केवी वाला जो पावर नेटवर्क है अगर वो आपका इनपुट नेटवर्क है, और 132 केवी वाला जो पावर नेटवर्क है अगर वो आपका आउटपुट नेटवर्क है, तो उस केस में आप स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर यूज करोगे, जिसका जो प्राइमरी साइड का जो वोल्टेज होगा वो 220 केवी होगा, और जो सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज होगा वो 132 केवी। सो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई और डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो हमने अपना सेकेंड लर्निंग आउटकम अचीव कर लिया, जो कि है डिटरमाइन परसेंटेज कॉपर सेविंग इन ऑटो ट्रांसफार्मर, और आई होप कि ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो लेट्स हैव अ नॉलेज चेक।